मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बालोतरा, कक्षा 10वीं, अध्याय 7, परमाणु की संरचना एवं आवर्त सारणी, भाग 2। ब्रिटिश वैज्ञानिक या ब्रिटिश भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक जे थॉमसन, द्वितीय नाम जे थॉमसन, जिनका जन्म 1856, मृत्यु 1940 में हुई, का सामान्य जन्म 18 दिसंबर 1856 को मैनचेस्टर के किसम हिल क्षेत्र में हुआ था, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में नोबेल पुरस्कार अर्थात फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 35 वर्ष तक के वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के साथ प्रयोग किया और वहां के निर्देशक भी रहे। उनके निर्देशक के रहते समय उनके ही समक्ष शोध के साथ 7 सहयोगियों को आगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो इनके निगरानी में या इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन 7 सहयोगियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। सन 1891 में उन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक केक के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अर्थात ये इसी प्रकार हो सकते हैं जैसे कि एक क्रिसमस केक के अंदर भरे गए ड्राई फ्रूट्स किसी भी स्थान पर और किसी भी रूप में उपस्थित हो सकते हैं। इनके अनुसार एक परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर का एक धनावेशित गोला होता है, अर्थात परमाणु की कुल त्रिज्या 10⁻10 मीटर का एक धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह होते हैं, जिसे प्लम पुडिंग प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है, और ये सामान्य तरबूज का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल बाग की तरह बिखरा होता है, वहीं जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति फंसे हुए रहते हैं, अर्थात उनके बीच में। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, जिस प्रकार ये लाल गिरी वाला जो भाग है, ये लाल गिरी के सभी भाग को आप धनावेशित यानी प्रोटॉन मान सकते हैं। वहीं जो काले बीज के रूप में हमें भाग दिखाई दे रहा है, ये काले बीज का भाग इलेक्ट्रॉन के रूप में अर्थात ई के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु भी एक धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार धसे हुए रहते हैं, जैसे कि आप एक तरबूज के अंदर जो ये बीज फंसे होते हैं उसी प्रकार। उन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु सदैव बराबर होते हैं, अर्थात इसमें उपस्थित प्रोटॉनों का मान, इलेक्ट्रॉनों का मान अर्थात दोनों का ही मान समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से एक उदासीन कण होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, अर्थात इसके मध्य से इसकी कुल परिधि यानी ये त्रिज्या 10⁻10 मीटर तक लंबी होती है। तथापि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया जाना संभव नहीं हो पाया, अर्थात इनके द्वारा इनको समझाना संभव नहीं हुआ। थॉमसन ने के परमाणु में कई प्रकार की कमियां भी रही। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझाया नहीं गया, क्योंकि जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने उसके ऊपर लगातार बम बारी की तो उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जबकि थॉमसन ने कहा था कि उसके परमाणु के अधिकांश भाग में धनावेशित कण बिखरे होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेशित कण होते हैं। इस मॉडल के द्वारा ये भी नहीं समझाया जा सकता था कि धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश दोनों ही किस प्रकार अपने आपस में बंधे रहते हैं, और परमाणु के स्थायित्व को ये समझा नहीं पाए। इसी प्रकार इस मॉडल में परमाणु के नाभिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता था। वहीं इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं की जा सकती थी। वहीं दूसरे वैज्ञानिक ई रदरफोर्ड, जिनका जन्म 1871, मृत्यु सन 1936, जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग नामक एक गांव में हुआ।
इन्हें नाभिकीय भौतिकी अर्थात न्यूटन फिजिक्स का जनक माना गया। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए। 1908 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के अंदर परमाणु कैसे उसके अंदर धसे हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर किस प्रकार धसे हुए होते हैं। इन्होंने यही जानने के लिए प्रयोग किया था, अर्थात इन्होंने थॉमसन के प्रयोग को विस्तृत रूप से समझने के लिए इस प्रयोग का उपयोग किया। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग किया तो प्रयोग अपने परिणाम के अर्थात पुराने जो उन्होंने परिणाम सुने थे उसके बिल्कुल ही विपरीत से मिला। तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को जब सोने की पन्नी पर टकराया गया तो उन्होंने देखा कि सोने की पन्नी द्वारा चुना गया। तो सोने की पन्नी चुनने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि वे बहुत ही पतली परत चाहते थे और सोने की ये पतली पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी होती थी। चूंकि इनका द्रव्यमान केवल 4 यूनिफाइड अर्थात 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई 4 AMU या 4 यूनिफाइड दोनों ही एक ही चीज़ होती है, इसलिए इनका द्रव्यमान 4 यूनिफाइड होता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा थी। यह अल्फा कण हीलियम के धनावेशित नाभिक अर्थात जिन्होंने अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, उस स्थिति में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। जब उसे दोनों ही इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो केवल दोनों ही धनात्मक आवेश इसके पास बचे, अर्थात इन्होंने हीलियम की धनावेशित नाभिक का उपयोग अल्फा कणों के रूप में किया। यह अनुमान लगाया गया कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉनों से बहुत ही अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा तो नहीं की थी। उन्हें लगा था कि कुछ कण ही अपने आप में विक्षेपण उत्पन्न करेंगे, लेकिन अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। वहीं हमने इसके चारों ओर अर्थात जहां हमने इस वस्तु को रखा था उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का कुछ इस प्रकार लेखन किया ताकि भविष्य में यदि इसके ऊपर कोई परमाणु की किरण या इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो उसकी दिशा को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि सूक्ष्म होता है, लेकिन जैसे ही वो जिंक की इस पट्टी से टकराएगा जिंक सल्फाइड की, तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करे जिससे हम इसके दिशा का एक ठीक अनुमान लगा सकें। इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेपन होता है जिससे हीलियम अर्थात हीलियम की कणों की दिशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। एक प्रयोग के अंतर्गत हम जिस प्रकार देख सकते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ से अल्फा कणों का प्रकीर्णन कुछ इस प्रकार हुआ और यहाँ से आने वाली किरण इस प्रकार बिखर गई। वहीं दूसरे किरण का आवागमन यहीं से हुआ, लेकिन वही कण अंदर से पार हो गई और इस तरह चली गई। कुछ कण बिल्कुल सीधे चले गए अर्थात सीधी गति करके चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि 20,000 कणों में से एक कण कुछ ऐसा कण भी था जो जिस दिशा से आया था वो टकरा कर पुनः उसी दिशा में चला गया। अर्थात जब इन्होंने अल्फा कण की लगातार बारिश की तो पहला कण यहाँ से टकराने के पश्चात कुछ डिग्री पर विक्षेपित हुआ। इसी प्रकार दूसरा कण यहाँ पे टकराने के पश्चात कुछ डिग्री पर विक्षेपित हुआ, फिर तीसरा कण भी इसी प्रकार विक्षेपित हुआ और इस प्रकार इनके अधिकतम कण विक्षेपण उपस्थित करने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि 20,000 कणों में से केवल एक कण इस प्रकार था कि वह इसकी नाभिक से टकराकर पुनः उसी दिशा में चला गया, अर्थात उसी अंधभाग से अंदर प्रवेश कर गया जिस भाग से उसे छोड़ा गया था। यह परिणाम अपने आप में इसलिए विपर्यासी हुआ क्योंकि ये परिणाम कुछ इस प्रकार था कि जैसे कि कोई
बम का गोला एक पतले से कागज या टिश्यू पेपर से टकराकर पुनः उसी व्यक्ति पर गिर जाए जिसने उसे दागा या उसे छोड़ा था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। इनसे पता चला कि अधिकतर अल्फा कण पन्नी से सीधे निकल गए, अर्थात सीधे सीधे अपनी गति में आगे चले गए। वहीं कुछ के अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित हुए। बहुत ज़्यादा कोण उनमें विक्षेपण का दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक कण आश्चर्यजनक रूप से 20,000 कणों में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री से विक्षेपित होकर उसी भाग में चला गया जहां से उसे, अर्थात आश्चर्यजनक रूप से 20,000 कणों में से एक अल्फा कण बिल्कुल 180 डिग्री के कोण से पुनः वापस विक्षेपित हो गया। इस प्रकार रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे आप एक 14 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर पुनः आप ही को चोट पहुंचा देता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अधिकांश प्रकाश की किरणें सीधी क्यों गई, अर्थात अल्फा किरणें सीधी क्यों गई, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। कुछ कण टकराकर विक्षेपित हुए और उनमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, लेकिन 20,000 कणों में से केवल एक कण जिस दिशा से आया था पुनः उसी दिशा में चला गया, क्योंकि उसके नाभिक के मध्य भाग पर टकराया। रदरफोर्ड के परिणाम के जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपण हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत ही कम कण अपने मार्ग से कुछ कोण तक विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये प्रबल प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। वहीं परमाणु में धनावेशित कण भाग होता है। बहुत ही कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत भी मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में सीमित होंगे। आंकड़ों के आधार पर उन्हें यह निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 105 गुना छोटी होती है, अर्थात सामान्य त्रिज्या से इसका मान 105 गुना छोटा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु का निष्कर्ष निकला कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक के नाम से जाना जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार अर्थात एक वृत्त के आकार में गति प्रदान करता है और उसी के चारों ओर एक वृत्ताकार गति में गति करता है, अर्थात नाभिक जैसे बीच में है तो इसके चारों ओर एक निश्चित दिशा में गति करते रहते हैं। वहीं नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही कम होता है। उन्होंने अपने निष्कर्ष से ये रिजल्ट दिया कि परमाणु संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रित होता है। एक परमाणु का जो भी भार होगा लगभग द्रव्यमान होगा उसके नाभिक में स्थित होगा। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होगा, जिससे चारों ओर के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष आदि में तीव्र गति से घूमेगा। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहा जाएगा। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को शोर का परमाणु मॉडल का भी प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्र लगाते हैं, कुछ उसी प्रकार हमारे यदि बीच में नाभिक के स्थान पर सूर्य को मान लिया जाए तो बाकी ग्रह भी उसके चारों ओर उसी दिशा में गति लगाते हैं। इसलिए इसे शोर मॉडल का परमाणु प्रतिरूप भी माना जा सकता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्र इस प्रकार लगाते हैं जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। इस प्रकार ये मॉडल परमाणु संरचना की व्याख्या करने का मूलभूत आधार बना, लेकिन ये कुछ तथ्यों को समझाने में असफल रहा, अर्थात रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां भी रही। रदरफोर्ड के परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाए। वहीं वैज्ञानिक मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार
वृत्ताकार घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन लगातार विकिरण उत्सर्जित करेगा और इन विकिरणों के कारण उसकी ऊर्जा निरंतर कम होती जाती है और इस प्रकार नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करता हुआ ये परमाणु का इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक पर गिर जाएगा, अर्थात वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थायी होगा, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है, अतः ये भी इसकी एक कमी के रूप में सामने आया। रदरफोर्ड के इस प्रयोग को समझने के लिए आप किसी बच्चे के हाथ में एक पत्थर देकर उसकी आंखें बांध लें और सामने एक तारों की दीवार पर उसे बार बार पत्थर मारने को कहें, तो आप देखेंगे कि तारों के मध्य का अधिकतम भाग रिक्त होता है। इसी कारण आप उसे एक परमाणु के रूप में समझ सकते हैं। वहीं बच्चे के द्वारा फेंके गए हुए पत्थर इलेक्ट्रॉन कणों को समझ सकते हैं कि जो कि अधिकतम कण बिना किसी भाग से टकराए पुनः विपरीत दिशा में चले जाएंगे। वहीं कुछ पत्थर तार से टकराकर पुनः उसी दिशा में गिरेंगे जिस दिशा में व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इनमें से कोई एक ही पत्थर ऐसा हो सकता है जो उसी जगह पर लगे जिससे कि वो पुनः उसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दे जिसने उसे फेंका था। आज के गृह कार्य में आपको दोनों ही प्रश्न करने हैं। कैनाल किरणें क्या होती है? तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धनावेशित किरणें कैनाल किरणों के नाम से जानी जाती है। इन किरणों की खोज सन 1886 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। इन्हीं के कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज भी संभव हुई और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। वहीं यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, उसमें कोई आवेश होगा या नहीं? तो यदि किसी भी पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 इकाई ऋणात्मक, वहीं प्रोटॉन का आवेश 1 इकाई धनात्मक होता है। तो इसलिए आवेशों की संख्या समान होने पर परंतु विपरीत होने के कारण परमाणु पर तो कोई आवेश नहीं होगा, लेकिन वे दोनों ही कण धनावेशित व ऋणावेशित होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस तथ्य को थॉमसन मॉडल से कैसे समझा जा सकता है? तो परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होने के कारण धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की संख्या एक दूसरे के समान होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में कौन कौन से अपरमाणुक कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है, जिसमें अपरमाणु कणों में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, वहीं प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। आज का गृह कार्य, आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल के चारों ओर किस धातु का लेपन किया गया नाम बताना है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी वे लिखनी है, हाइड्रोजन परमाणु का नामांकित चित्र बनाना है और गोल्डस्टीन द्वारा खोजी गई विकिरणों का नाम बताना है। धन्यवाद।